नमस्ते। स्वस्थ वृत्त लेक्चर सीरीज पेपर 1 में हम जो अभी लेक्चर पेपर 1 में जो चौथा अध्याय है, कौन सा अध्याय है? रोग अनुत्पादनीय अध्याय, रोगानुत्पादनीय अध्याय, ठीक, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे? सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ वेग धारण, कंसेप्ट ऑफ वेग उदीरण, और जो 3 वेग है, प्रथम 3 वेग जो है वात मूत्र पुरुष, तो इनके बारे में हम आज देखेंगे कि इनके धारण लक्षण क्या है और इनकी चिकित्सा कैसे की जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। जो अभी हमारा अध्याय का नाम क्या है? रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, तो आचार्य अरुण दत्त ने अपनी टीका में बताया है कि इसका नाम रोगानुत्पादनीय ही क्यों पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या श्लोक दिया है? रोगानाम अनुत्पादन इति रोगानुत्पादनम, रोगानाम, है ना, तो ये म और अ मिला के म पूरा हो गया। तो रोगानाम अनुत्पादनम इति रोगानुत्पादनम, रोगानुत्पादनाय हितम इति रोगानुत्पादनीयम। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोला है इन्होंने? पहले लाइन को पहले देखते हैं, तो क्या बोला है? रोगानाम अनुत्पादन इति रोग अनुत्पादनम, तो क्या बोला है? जो रोग का अनुत्पादन करता है, उत्पादन करना मतलब क्या? उसको बनाना, मतलब रोगों को जो बनाता है उसके विपरीत जो होता है उस चीज को कहते हैं रोग अनुत्पादनम। ठीक है, जो रोगों का उत्पादन करता है वो होता है रोग उत्पादन, है ना। तो जो उसका अनुत्पादन करता है, जो व्याधि को नहीं बनने देता, वो होता है रोग अनुत्पादन। और रोग अनुत्पादन के लिए जो भी हितकर है वो इस रोग अनुत्पादनीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोगानुत्पादनाय हितम इति रोगानुत्पादनीयम। तो इस अध्याय का नाम क्यों पड़ा वो समझ में आ गया? क्या होता है ना कि जब हमें ये पता चलता है कि अध्याय का नाम क्यों है, तो उससे हम थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो भी कंटेंट्स है, या फिर संदर्भ के लिए भी याद रखने के लिए, या फिर जब आपको क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट में भी पूछा जाता है तो आप थोड़ा उसको इलाबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें अध्याय का नाम क्यों पड़ा ये जानना महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी हमारे जितने भी ग्रंथ है उसमें हर एक अध्याय का जो नाम दिया है उसका अपना एक स्पेसिफिक महत्व है ना। तो इसीलिए ये रोगानुत्पादनीय अध्याय क्या बताता है? जिसके अंदर, जिस अध्याय के अंदर रोगों का अनुत्पादन जो करते हैं उनका हित बताया है, उसको कहते हैं रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। रोगों का अनुत्पादक मतलब रोग की उत्पत्ति ना हो उसे रोगानुत्पादन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रोग अनुत्पादन। तो अब आगे हमारा अध्याय क्या है? रोग अनुत्पादनीय है ना। ये नीय जो शब्द आया है वो क्यों आया है? रोग अनुत्पादन में जिसका हित हो उसे रोगानुत्पादनीय कहा जाता है। ठीक है, और क्या बोला है आगे? इस अध्याय में रोगों की उत्पत्ति जिससे ना हो ऐसे धारणीय तथा अधारणीय वेगों का वर्णन किया गया है ना। तो इसलिए ये जो धारणीय वेग और अधारणीय वेग है उनका वर्णन जिस अध्याय में मिलता है, ये धारणीय वेग और अधारणीय वेगों का महत्व जब हम जानेंगे तो हमें हमें क्या पता चलेगा कि रोग का अनुत्पादन किस चीज में है, रोग का उत्पादन ना हो इसका हित किस चीज में है ये हमें पता चलेगा। तो इसीलिए हमें रोग अनुत्पादनीय अध्याय जो है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, परिभाषा देखते हैं। तो वेग की अभी हमने देखा कि इस अध्याय में क्या बताया है, धारणीय वेग बताए हैं और अधारणीय वेग बताए हैं। तो धारणीय वेग क्या होता है, अधारणीय वेग क्या होता है, मेन सबसे पहले तो वेग का ही मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो श्लोक क्या आता है, प्रवृत्तेर उन्मुखत्वम वेगः। हेमाद्रि टीका में यह श्लोक आया है, क्या बताया है उन्होंने? प्रवृत्तेर उन्मुखत्वम वेगः। तो जो उन्मुख है मतलब क्या, ऊपर की तरफ या फिर बाहर आने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, बाहर आने के लिए एक्साइटेड है, व्याकुल है ना। तो इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रवृत्त है। ठीक है, तो जो प्रवृत्त है किस चीज के लिए?
उन्मुख होने के लिए, ऊपर आने के लिए या फिर बाहर की ओर आने के लिए, तो उसको बोलते हैं, उस हर फीलिंग को कहते हैं वेग। ठीक है, तो अब क्या बताया है, मूत्र पुरुष आदि की प्रवृत्ति का उन्मुख होना, है ना। जो मूत्र पुरुष आदि है उनका क्या होना, उन्मुख होना, मतलब वो बाहर की ओर आने के लिए प्रवृत्त होना, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेग, है ना। मूत्र पुरुष आदि प्रवृत्ति का उन्मुख होना या सम्यक रूप से उपस्थित होना वेग कहलाता है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है कि सम्यक रूप से उपस्थित होना, उसका अर्थ क्या होता है कि जो वेग है वो कैसे आता है, वो नेचुरली आता है, उसको हम जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे। जो मूत्र पुरुष आदि जो है ना, मतलब मूत्र पुरुष वात और फिर जो क्षवथु क्षुधा, आगे बहुत जो 13 वेग है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये 13 जो वेग होते हैं वो क्या हो रहे हैं, ऊपर की ओर आने के लिए या फिर बाहर की ओर आने के लिए उन्मुख हो रहे हैं, या फिर क्या कह सकते हो कि सम्यक रूप से उपस्थित हो रहे हैं, मतलब वो अपनी अपनी आके हाजिरी लगा रहे हैं कि अभी हमें भूख लगी है, अभी हमें प्यास लगी है, अभी मुझे निद्रा आ रही है, अभी मुझे अश्रु आ रहे हैं, अभी मुझे श्रमजन श्वास आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि वो उपस्थिति लगा रहे हैं, और कैसे लगा रहे हैं, सम्यक रूप से, है ना। तो इस चीज को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग में क्या क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें आती है, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्रवृत्तेर उन्मुखत्वम, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, उन्मुख है, शरीर से बाहर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, है ना। अब अलग अलग वेग अलग अलग दिशा में प्रवृत्त होते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, जैसे मूत्र पुरुष जो है वो अधो मार्ग से आएंगे, लेकिन वही जृंभा है तो अश्रु है वो कैसे ऊपर के मार्ग से आते हैं। और जो क्षुधा और निद्रा है वो उनका क्या ऐसा कोई दिशा है नहीं है, है ना। तो उन्मुख होना मतलब क्या होता है कि प्रवृत्त होना, वो बाहर आने के लिए या फिर अपने आप को उपस्थित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं वेग। ठीक है, वेग समझ में आ गया। अब क्या देखा हमने कि धारणीय वेग और अधारणीय वेग। तो वेगों के कितने प्रकार होते हैं, वेग के 2 प्रकार होते हैं। उसका पहला वेग होता है अधारणीय वेग और दूसरा होता है धारणीय वेग। तो अधारणीय मतलब क्या, शब्द से हमें समझ रहा है कि इसको धारण नहीं करना है, धारण के विरुद्ध जो है वो अधारणीय। तो धारण के विरुद्ध मतलब अधारणीय, जिसको धारण नहीं करना है। तो वो कौन से वेग होते हैं, जो शरीर के जो वेग होते हैं, जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं शारीरिक। तो जो शारीरिक वेग है वो कैसे है, वो अधारणीय है। तो जो शारीरिक वेग है उनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वेग का प्रकार क्या है, मानसिक वेग। जो वेग धारणीय होते हैं, जिनको हमें धारण करके रखना है, उनका उन्मुख नहीं होने देना है, उनको बाहर उपस्थित नहीं होने देना है, उस वेग को क्या कहते हैं, वो कौन से वेग होते हैं, वो होते हैं मानसिक वेग। ठीक है, तो जो धारणीय वेग होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी उन्मुख प्रवृत्ति को हम धारण नहीं करना चाहिए। अगर वो उन्मुख हो रहे हैं तो उसको शरीर से बाहर निकालिए, जैसे कि मूत्र पुरुष वात या फिर जृंभा अश्रु, है ना, ये सारी चीजों को या तो बाहर निकाले, या फिर निद्रा जैसे वेग अगर आ रहे हैं, अगर उनका उन्मुख हो रहा है, अगर निद्रा उपस्थित हो रही है तो उसका भी हमें धारण नहीं करना है। तो क्या करना है, निद्रा का सेवन करना है। ठीक है, या फिर जैसे क्षुधा और तृष्णा वेग है ना, तो उनका क्या करना है, वो भी अगर उपस्थित हो रहे, अगर हमें भूख लग रही है या फिर प्यास लग रही है तो क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, या फिर प्यास लगी है तो पानी पीना चाहिए। इनका धारण नहीं करना है। अगर ये उपस्थित हो रहे हैं तो उस उपस्थिति में जो भी हमारा कर्तव्य होता है, जो भी कर्म होता है, उसको करना चाहिए। तो ये वो होता है शारीरिक वेग, है ना। तो शारीरिक वेग का अगर अधारण करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है मानसिक वेग। तो मानसिक वेग कैसे बताए हैं, धारणीय बताए हैं। तो अगर जो मानसिक वेग उपस्थित हो रहे हैं, मतलब क्या कि हमें दिख रहे हैं, अभी वो हमारे शरीर से बाहर आ रहे हैं या फिर हमारे मन में वो चीज आ रही है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उसका धारण करना है, उसको बाहर उन्मुख नहीं होने देना है। जैसे जैसे कि क्रोध है, अब अगर हमें बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन बिना बात का क्रोध है, या फिर जो क्रोधाग्नि होती है वो क्या करती है, हमारा ही, हमारे शरीर का, हमारे ओज का, हमारे मानसिक स्वास्थ्य का नाश करती है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको अंदर ही धारण करके रखते हैं। उसको धारण करके रखना मतलब क्या, कि अंदर ऐसे घुटन की तरह रखना नहीं है, उसको आपको न्यूट्रल करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे मानसिक वेग, अगर क्रोध है या फिर अश्रु है, या क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल जो चीजें है, अगर वो मन के अंदर वैसे ही रखते जाएंगे तो क्या होगा, फिर एक बार वो बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट होता है, या फिर उससे मानसिक व्याधि हो सकते हैं। तो यहाँ पे धारणीय से क्या अर्थ है इनका, कि उनको न्यूट्रलाइज करना है ना। मतलब हमें उस चीज से क्रोध नहीं आने देना है। तो हमारे बॉडी को इस तरह से एडप्ट करना है, इस तरह से उसको सिखाना है कि जो ये धारणीय वेग है, जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, दुख है, लोभ है ना, मोह है, दुख नहीं है, तो जो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, तो ये सारी जो चीजें है ना, इनको, इनका क्या करना है, हमें धारण करना है, उनको न्यूट्रल करना है। हमारे मन को ये चीज समझानी है कि ये चीज गलत है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी लोभ है, जो लोभ जब अगर उपस्थित हो रहा है, लोभ उपस्थित होना मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी के पास कोई बहुत ही अमूल्य वस्तु हमने देख ली, तो हमारे मन में क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है ना। तो लोभ क्या होता है, लोभ जो वेग है, मानसिक वेग, वो उपस्थित हो रहा है। तो उस उपस्थित वेग का हमें धारण करना चाहिए, है ना। धारण करना है मतलब हमारे मन को अच्छे से समझाना चाहिए कि लोभ करना गलत होता है। तो लोभ ना करते हुए हमें मेहनत करनी चाहिए, और अगर हमारे पास, हम उतनी मेहनत करेंगे तो हमें भी वो अमूल्य चीज प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अभी के अभी किसी गलत कार्य के द्वारा वो चीज, अमूल्य चीज प्राप्त करने की जो इच्छा रखना है, वो होता है लोभ। तो वो चीज हमें धारण करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया कि धारणीय वेग क्या होते हैं और अधारणीय वेग क्या होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे, जो धारणीय वेग है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, जो कंसेप्ट आता है कि वेग धारण और वेग उदीरण, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, वेग धारण का मतलब क्या होता है, और वेग उदीरण का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेग धारण क्या होता है। प्रवृत्त वेग को रोक कर रखना मतलब होता है वेग का धारण करना, ठीक है। धारण करना मतलब क्या होता है, धारण करते हैं तो हम किसी को चीज को ग्रहण कर रहे हैं, हाथ में पकड़ के रख रहे हैं, है ना, तो उस चीज को बोलते हैं धारण करना। तो हम अभी किस चीज को धारण कर रहे हैं, अगर वेग प्रवृत्त है, प्रवृत्त है मतलब क्या, कि वो चीज उपस्थित हो गई है, जैसे मूत्र या फिर पुरुष वेग है, तो वो अभी प्रवृत्त है। अगर हमारे जो ब्रेन है वो हमें सिग्नल भेज रही है कि अभी वो प्रवृत्त है, अभी बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, उसको रोक कर रख रहे हैं। तो वो चीज होती है वेग धारण, है ना। तो इसमें मेन चीज क्या है, कि वो जो वेग है वो कैसा है, प्रवृत्त है ना, कि प्रवृत्त है मतलब उस टाइम को, जिस टाइम को हम लोग धारण कर रहे हैं, उस टाइम को वो उपस्थित है, उस समय वो प्रेजेंट है उस सिचुएशन में, है ना। प्रवृत्त होना मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होना, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वेग धारण। तो वेग धारण में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वेग धारण के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रवृत्त होना। अब देखते हैं वेग उदीरण क्या होता है। उदीरण मतलब क्या, यहाँ पे धारण वर्ड है क्या, नहीं है। उदीरण मतलब कुछ हम कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उदीरण मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना। हम कुछ जबरदस्ती करके उसको ला रहे हैं, मतलब वो आया नहीं है, हम उसको जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेग कैसे होता है, अप्रवृत्त होता है ना। अप्रवृत्त है मतलब वो वेग उपस्थित नहीं है, वो वेग हमें आया ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बलवत प्रेरण कर रहे हैं, उसको बलवत हम इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि अगर हमें नींद आई नहीं है, लेकिन हम इंड्यूस कर रहे हैं, या फिर मतलब जबरदस्ती नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर क्या होता है,
जो अभी बहुत बार क्या होता है कि मल वेग जो है वो ठीक से नहीं होता है ना? तो अगर सुबह में मल जो पुरुष है वो अगर ठीक से अच्छा से निर्गमन नहीं हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसको बलवत प्रेरण करते हैं, है ना? पूथना जो कहते हैं उसको, बलवत प्रेरण करके मल को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस वो जो प्रक्रिया होती है कि वेग उपस्थित ना होते हुए भी हम लोग उसको बलपूर्वक बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रवृत्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन होती है वेग उदीरण, ठीक है। अब इन दोनों से क्या होता है, दोनों से शरीर पे हानि होती है। तो हानि क्या होती है, ठीक है, क्या बोला है, क्या हानि होती है कि एतान धारयतो जातान वेगान रोगास भवन्ति, ये चरक सूत्र 7वें अध्याय में बताया है। एतान धारयतो जातान वेगान रोगा भवन्ति, तो क्या बोला है, इन वेगों का धारण करने से रोगा धारयतो, एतान रोगा धारयतो जातान सॉरी, एतान वेगा धारयतो जातान रोगा भवन्ति। तो एतान वेगा धारयतो मतलब इन, ये जो वेग है उनका धारण करने से क्या होगा, जातान मतलब व्यक्ति में, मनुष्य में, है ना? तो उनमें क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, रोगा भवन्ति, ठीक है। चरक सूत्र 7वें अध्याय में आया है ये श्लोक। तो क्या बोला है कि अगर अधारणीय वेगों का धारण करते हैं, जो शारीरिक वेग है, जो प्रवृत्त वेग है या फिर उपस्थित वेग है, उनका हम अगर बलपूर्वक धारण कर रहे हैं, उनको रोक के रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, वेग धारण से मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है, अष्टांग संग्रह में क्या बोला है, रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीर्ण धारणैः, ठीक है। तो इन्होंने तो क्लियर कट बता दिया है, क्या बताया है कि रोगाः सर्वे अपि जायन्ते, सर्व रोग किस वजह से होते हैं, वेग उदीरण, वेग धारण, है ना, इन दोनों चीजों से। मतलब अगर बलपूर्वक हम लोग वेग को रोके रख रहे हैं या फिर बलपूर्वक हम लोग वेग को प्रवृत्त कर रहे हैं, तो इन दोनों सिचुएशन में जो है वो क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि हाँ, अभी जो मल वेग है वही देखते हैं। तो अगर प्रवृत्त मल वेग अगर हम धारण कर रहे हैं, मतलब मल का वेग आया है लेकिन हम उसको रोके रख रहे हैं किसी वजह से, तो क्या होगा, थोड़ी देर तक हम रोक सकते हैं लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो पेट में दर्द होना शुरू होगा, है ना, शूल होता है, पक्वाशय शूल होता है। और अगर ऐसी ही आदत बन जाए, मतलब आप ऐसे बार बार कर रहे हैं, है ना, मल वेग का अगर धारण बार बार हो रहा है, मतलब 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे अगर आप उसको धारण ही करते जा रहे हैं, आपके मतलब जब प्रवृत्त है तब आप उसको उसका निर्गमन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके समय के अनुसार जब वो अप्रवृत्त है तब उसका निर्गमन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो जो वेग धारण है उससे रोग उत्पन्न होंगे, और जो वेग उदीरण होता है, जैसे कि मल को बाहर निकालिए कूथते हैं, है ना, मतलब जबरदस्ती मल को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उससे भी वात का प्रकोप होता है और उससे भी रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो वेग धारण है और वेग उदीरण है, इन दोनों चीजों से क्या होता है, सर्वाहा रोगाः सर्वे अपि जायन्ते, तो क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रवृत्त वेग का धारण एवं वेग का उदीरण, बलवत प्रेरण मतलब क्या, अप्रवृत्त वेग का उदीरण और प्रवृत्त वेग का धारण, तो ये दोनों चीजें करने से क्या होता है, सर्व प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है, जो शारीरिक वेग है, जो अधारणीय वेग है, अधारणीय वेग में जितने भी वेग बताए हैं, जितने भी वेगों का वर्णन आया है, उन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ऐसे हम लोग धारण या फिर बलवत उदीरण करेंगे तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इनका इंपॉर्टेंस क्या है और हमें ये क्यों धारण या फिर अधारण करना चाहिए।
ठीक है, अब देखते हैं कि वेग संख्या कितनी बताई है। तो अधारणीय वेग कितने बताए हैं? आचार्य चरक और सुश्रुत में 13 वेग ऐसे आए हैं जिनका धारण करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उदावर्त के नाम से भी इनका वर्णन किया है। ठीक है, और अष्टांग हृदय में 14 वेग संख्या बताई है, उन्होंने कास वेग का वर्णन किया है अष्टांग हृदय में, जबकि आचार्य चरक और सुश्रुत ने कास वेग को उल्लेखित नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो संख्या है, अब एक एक करके हम नाम देखते हैं कि कौन से है। तो ये श्लोक जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4 का आप सभी को याद होगा। अष्टांग हृदय के सूत्र 1, सूत्र 4, सूत्र 9, 10 है ना, तो वो तो सभी को याद होते हैं। तो क्या है श्लोक? याद होते हैं या फिर याद करने चाहिए, है ना। ये जो अष्टांग हृदय है वो बहुत ही इजीली याद भी हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है उसपे। तो आपका जो कंसेप्ट होता है ना वो क्लियर हो जाता है अगर श्लोक याद हो और श्लोक का अर्थ भी याद हो, है ना। ठीक है, तो देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो क्या बता रहे हैं? वेगान न धारयेत, तो वेगों का धारण ना करे। किस वेग का? वेगान न धारयेत वात विन मूत्र क्षवथु, मतलब सिर्फ क्षव दिया है तो क्षव से होता है क्षवथु। ठीक है, त्रुट, त्रुट मतलब तृष्णा, क्षुधाम मतलब क्षुधा, तृष्णा क्षुधा। फिर नेक्स्ट क्या आता है? निद्रा, कास, श्रम श्वास, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, श्रम श्वास। फिर आता है जृंभा, फिर यहाँ का ये अ और ये श्रु मिला के अश्रु, छर्दी और रेतस। ठीक है, तो ये जो 14 वेग बताए हैं कौन से? वात वेग, वीट वेग मतलब पुरुष वेग, मूत्र वेग, क्षवथु वेग, तृष्णा वेग, क्षुधा वेग, निद्रा वेग, कास वेग, श्रम श्वास, जृंभा, अश्रु, छर्दी और रेतस। ठीक है, तो इन जो 14 वेग बताए हैं उनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जब जब ये स्वयं प्रवृत्त होते हैं तब तब उनका जो प्रवर्तन होने के बाद की जो क्रिया करनी होती है उसको करना चाहिए, उनका धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आचार्य चरक सूत्र 7 में क्या बताया है? तो न वेगान धारयेत धीमान जातान, मतलब क्या कि बुद्धिमान व्यक्ति को इन नीचे वर्णित जो वेग है, बुद्धिमान व्यक्ति को इन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। किन वेगों का? मूत्र, पुरुष, न रेतस मतलब रेतस का नहीं, न वातस्य वात का नहीं करना चाहिए, न छर्दी, क्षवथोर न तो क्षवथु का भी नहीं, उद्गारस्य न जृंभा, न वेगान क्षुद पिपासयो मतलब क्षुधा और पिपासा, न वाष्पस्य मतलब न अश्रुवेग, न निद्राया, न निश्वास, तो न निश्वास मतलब क्या? जो श्रम श्वास है वो। ठीक है, तो ये सारे जो वेग वर्णित हैं इनका हमें धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि वेगों जो अधारणीय वेग है उनकी संख्या कितनी बताई है आचार्य चरक ने? 13 बताए हैं, अष्टांग हृदय में 14 है, और उन दोनों का हमने श्लोक भी देख लिया कि कौन से मतलब किस क्रम से जो है वो वेग बताए हैं। ठीक है, अष्टांग हृदय में एक अलग वेग कौन सा बताया है? कास वेग बताया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, एक एक करके वेग धारण देखते हैं कि उस जो जो भी वेग बताया है उसका धारण करने से क्या व्याधि लक्षण उत्पन्न होते हैं या फिर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और हमें उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अधोवात धारण। अधोवात मतलब क्या होता है? जो वात वेग है ना, फ्लैटस जो वेग है उसको धारण नहीं करना चाहिए। देखो ये क्या होता है ना कि हर बार कोई व्यक्ति जानबूझ के ही धारण करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन होती है जैसे कि कोई ऑफिस में है ना, तो या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है तो इसीलिए वो वेग का धारण करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी एक बार दो बार हो रहा है तो उससे आपको ज्यादा व्याधि दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज जो है धारण करने की चीज वो बार बार हो रही है ना, मतलब अभी कभी तो दिन महीने में एक आध बार, महीने में 2 बार ऐसा अगर धारण किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये जो धारण करने के जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर ज्यादा हो रही है ना, तब जो है वो व्याधि उत्पन्न होते हैं। तो व्याधि कौन से उत्पन्न होते हैं? आचार्य वाग्भट ने कौन सी व्याधि बताए हैं?
अधोवात की वजह से, ठीक है। अधोवात मतलब क्या कि फ्लैटस जो वेग है वो, तो अगर वात शरीर से बाहर नहीं गया तो वात प्रकोप होगा शरीर में, है ना। तो जो वात प्रकोप की वजह से जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वही सब यहाँ पे दिए हैं, देखो, ठीक है। तो क्या होता है, गुल्म होता है, उदावर्त होता है, कोष्ठशूल होता है, फिर क्लम होता है, वात मूत्र एवं पुरुष का संग होता है, और क्या होता है, दृष्टि नाश, मंदाग्नि, हृदय रोग, ठीक है। तो ये सारे जो रोग है वो बताए हैं कि ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी वात मूत्र पुरुष का संग होता है, अधोवात मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि वात का ही धारण कर रहे हैं ना। तो वात का धारण मतलब क्या हो रहा है कि जो अपान वायु का नॉर्मल कार्य होता है ना। अपान वायु का नॉर्मल कार्य क्या होता है, वात मूत्र पुरुष का जो है वो अच्छे से निर्गमन करना, रज का अच्छे से निर्गमन करना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो अपान वायु का नॉर्मल कार्य है। तो अगर हम अधोवात धारण करेंगे या फिर आगे जो भी देखेंगे तो अगर वो वात वाले जो है वो अगर धारण करेंगे तो उससे क्या होगा, वात भी संग हो जाएगा, मल और पुरुष का भी संग हो जाता है ना। संग होना मतलब क्या कि अवरोध होना, ठीक है। ये जो संग दिया है पुरुष संग मतलब क्या होता है, अवरोध होना, मतलब एक तरह से मलावष्टम्भ होना, ठीक है। मतलब क्या होता है, अवरोध, ठीक है, संग मतलब। तो और क्या होता है, क्लम होता है, आपको बिना वजह ही थकान महसूस होती है। तो अगर अपान वायु का या फिर अन्य जो 5 प्रकार है अपान वायु के साथ जो वात के प्रकार होते हैं, तो उन सारी चीजों पे समान अग्नि पे भी समान अग्नि पे भी जो है वो इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होगा, जो अग्नि है वो मंद हो जाती है ना। तो जो प्राण अपान व्यान समान, तो ये जो सारी चीजें है ना उन सभी का जो कार्य करने का जो नॉर्मल कार्य होता है वो हैम्पर हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि अच्छे से जो उसका कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे व्याधि हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार कौन से व्याधि बताए हैं। तो क्या बताया है, शिरशूल होता है, श्वास कास हिक्का होता है, प्रतिशाय, मुख से पुरुष प्रवृत्ति या फिर मुख से पुरुष की गंध भी आती है, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि शिरशूल होता है। देखो अगर अधोवात का या फिर जो अपान वायु का धारण हो रहा है ना, अभी अपान वायु का धारण हो रहा है, तो अपान वायु जो है उसका नॉर्मल जो दिशा होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ होती है ना। तो इस तरह से नीचे की तरफ अपान वायु को जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको रोध बना रहे हैं, है ना, जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर जाने नहीं देंगे तो ये अपान वायु क्या करेगा, या तो उल्टा ऊपर की तरफ जाएगा या फिर जो पूरा जो शरीर है आजू बाजू वहां पे फैलेगा, है ना। और जो है ये अपान वायु है तो वात जो है वो तो एकदम मतलब गैसियस फॉर्म में तो रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ऊपर की ओर वापस प्रवृत्त होने की वजह से जो ऊपर की तरफ जो दोष है ना, मतलब सामान्य जो दोष है या फिर जैसे उदान है तो उसको जाके ये हैम्पर करेगा उदान वायु को, है ना। जो अपान वायु को अगर नीचे नहीं जाने दिया तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो है वो उदान वायु काम कर रहा है, तो उसको जाके इसको उसके कार्य को भी हैम्पर करेगा, तो उससे जो है वो शिरशूल कास श्वास हिक्का प्रतिशा ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो अभी वायु जो है वो शरीर के अंदर का वायु है तो वो पुरुष के गंध युक्त होता है ना। तो अगर ये क्या होता है कि अगर इसको धारण करके रखा तो ये जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है या फिर परस्पायरेशन से वापस हमारे श्वास किसे के थ्रू बाहर आने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उसका तो काम ही है कि उसको कहीं ना कहीं से बाहर जाना है ना। जो उसका नेचुरल मार्ग है अगर उस दिशा से नहीं जाने देंगे तो वो कोई और मार्ग ढूंढ लेगा। तो जब वो और मार्ग ढूंढता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर जाता है या फिर जो बाकी किसी भी ट्रैक में जब जाता है तो क्या होता है, उस ट्रैक में हमें मूत्र पुरुष जो पुरुष की प्रवृत्ति या फिर पुरुष का गंध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, ये बहुत सीवियर स्टेज में होता है, ठीक है।
मतलब अधोवात का बहुत सीवियर स्टेज में धारण हो रहा है, मतलब रोज ही धारण हो रहा है, या फिर अधोवात की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही है ना, तो उस सीवियर स्टेज में जो है वो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो व्याधि है वो हमें अधोवात धारण जो वेग है उसको धारण करने की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये है फ्लैटस का मतलब अधोवात धारण जन्य जो मॉडर्न में हमें जो भी चीजें दिखाई देती है, तो उनके अनुसार फ्लैटस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो फ्लैटस क्या है कि मीथेन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ये सारी गैसेस उसमें होती है। तो अगर ये जो गैस है वो अगर बाहर नहीं आई, तो अंदर ही अगर सप्रेस किया इनको, तो उस वजह से क्या होता है, ये रीएब्जॉर्ब होते हैं। पहले ही ये सारे जो है वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, इसीलिए तो बॉडी ने इसको बाहर निकालने की कोशिश की थी। लेकिन अगर बाहर नहीं निकाला गया, मतलब इसको वैसे ही अगर हमने रोक के रखा, इस वेग का अगर धारण किया, तो क्या होता है, ये वापस से जो सर्कुलेशन है उसमें रीएब्जॉर्ब होते हैं, है ना। रीएब्जॉर्ब होगा मतलब क्या कि वापस से जो मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर नहीं जाएगा, उल्टा शरीर में ही घूमते रहेगा। तो अगर शरीर में ही घूमते रहेगा तो क्या होगा, इस वजह से जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें फिर हमें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया अधोवात वेग धारण जन्य लक्षण। मतलब अभी तक हमने क्या देखे, लक्षण देखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि चिकित्सा क्या होती है अधोवात वेग की। ठीक है, मतलब क्या कि अभी गलती से आपके किसी के मतलब गलती से समझो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ही आ रही है जिस वजह से ये सारी चीजें हो गई है ना, पहले तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर धारण कर लिया तो उसकी चिकित्सा क्या होती है। तो क्या बोला है, जो भी वात वात का धारण हो रहा है ना, तो वात प्रकोपित हो रहा है, तो वात का शमन करने के लिए जो भी चीजें करते हैं, वो सारी जो है चीजें हमें चिकित्सा के अंडर करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन, है ना। तो स्नेहन स्वेदन जो है वो तो वात के लिए बेस्ट है। जो स्नेहन करने से क्या होगा, वात में कौन से गुण होते हैं, रुक्ष होता है ना। तो जो रुक्ष गुण है वो स्नेहन से कम होगा, और जो स्वेदन है उससे जो शीत गुण है वो कम होता है। ठीक है, तो वात का शमन करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेहन और स्वेदन। ठीक है ना, तो इसीलिए स्नेहन स्वेदन करना है। ठीक है, उसके बाद फलवर्ती यूज कर सकते हैं। तो फलवर्ती ये चीज क्या होती है, फलवर्ती मतलब जब आप वेग का धारण करते हैं, ठीक है, अब ये धारण हो रहा है, तो जो फलवर्ती होती है ये क्या होती है, औषधों से एक वर्ती बनाते हैं। ठीक है, औषधों से एक मतलब जो ड्रग्स होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उनके थ्रू एक क्या होती है, ये एक वर्ती बनाते हैं। इसका अगर प्रयोग करते हैं, इसको फिजिकली अगर जो मलवेग या फिर मलवेग जहाँ से आता है वहां पे, मतलब एनल रीजन में इसको रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जो जो संग हुआ है यहाँ पे, है ना, संग होता है, हमने पढ़ा था कि अधोवात वेग या फिर अधोवात का जब हम धारण करते हैं तो क्या होता है, संग होता है ना। संग होता है मतलब अवरोध हुआ है, अब वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो ये फलवर्ती होती है, मतलब ये क्या होता है, एक तरह से हाँ ठीक है, ये इस तरह से एक फलवर्ती होती है, मेडिसिनल चीजें जो भी वातानुलोमक चीजें होती है, या फिर मल भेदक जो चीजें जो मेडिसिन होते हैं, चीजें मतलब क्या कि मेडिसिन, है ना। तो उस मेडिसिन से एक वर्ती बनाई जाती है, इस वर्ती को एनल रीजन में रखा जाता है, तो उस वजह से क्या होगा, उसके ऊपर इफेक्ट होके जो वात या फिर पुरुष का संग हुआ है वो उसका नाश होता है, और वात का अवरोध जो है वो कम हो जाता है, या फिर जो वेग है उसका प्रवर्तन हो जाता है, उसका निर्गमन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया फलवर्ती। नेक्स्ट देखते हैं, वातानुलोमक अन्नपान लेना चाहिए। तो जो अन्नपान करेंगे, जो भी आहार विहार आहार करेंगे या फिर पान करेंगे, तो क्या अन्नपान करेंगे, मतलब कि उष्ण खाना है, स्निग्ध खाना है, जैसे घृत खाना है ना, तो खाने में घृत खाएंगे। तो ये जो वात का अनुलोमन करने वाले अन्नपान है उसको हमें लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वात का स्तंभन करने वाले नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी एक इसका हिडन मतलब होता है। ठीक है, और क्या बोला है, उष्णोदक लेना है। तो जो उष्णोदक है, होता है वो क्या करता है, अपान वायु के कार्य को बढ़ाता है ना। बढ़ाता है मतलब उसको
मदद में दिलाता है कि आप जो काम है वहाँ का अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो उष्णोदक लेने से भी जो है वो मल मूत्र का अवरोध धीरे धीरे कम होता है। वैसे हमें हम जब मलावष्ठम आदि देखने को मिलता है तब भी व्यक्ति को उष्णोदक लेने के लिए कहा जाता है, जैसे सुबह उठते समय या फिर पूरे ही दिन में, अगर उष्ण ग्रीष्म ऋतु ना हो तो, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अगर उष्णोदक ले रहे हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उष्णोदक लेते वक्त भी, मतलब ये सारी चीजें करते वक्त भी हमें उस व्यक्ति के आयु का, उस व्यक्ति के व्याधि की अवस्था का, ऋतु का, ये सब का ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है। तो उष्णोदक हम कब लेंगे, एकदम बहुत ज्यादा ग्रीष्म ऋतु हो तब उष्णोदक नहीं ले सकते, तब बहुत गुनगुना सा पानी ले सकते हैं, ठीक है। वो भी उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उस व्यक्ति की प्रकृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उष्णोदक लेने से क्या होगा, जो अपान वायु का कार्य है वो अच्छे से होता है, उस वजह से वात का जो संग है वो नहीं होता, तो इसीलिए उष्णोदक भी लेना चाहिए। उसके बाद बताया है बस्ती, तो बस्ती उपक्रम तो आपको पता ही है, बस्ती उपक्रम से क्या होता है, वात का, वात की जो शोधन उपक्रम है वो है ना, तो वात का प्रकोप उसका शमन कर देता है बस्ती, तो इसीलिए बस्ती करना चाहिए। अगर किसी भी चीज से फायदा नहीं हुआ तो बस्ती करनी चाहिए, या फिर सबसे पहले बस्ती ही करनी चाहिए। बस्ती जो है वो सबसे अच्छी चिकित्सा होती है वात के लिए, ठीक है। तो ये जो चिकित्सा है वो समझ में आ गई। हम किस वेग के धारण के बारे में देख रहे थे, अधोवात वेग के बारे में। अधोवात वेग मतलब होता है फ्लैटस, तो फ्लैटस को अगर सप्रेस करेंगे, जो गैसेस है उसको अगर हम बॉडी में ही सप्रेस करेंगे तो उसकी वजह से अनेक अनेक व्याधि होते हैं, ठीक है। कौन से व्याधि होते हैं, जैसे मूत्र पुरुष वात का संग हो जाता है, गुल्म हो जाता है, उदावर्त हो जाता है ना। तो पक्वाशय में शूल भी होने लगता है, पेट में दर्द होता है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और पुरुष मुख से भी जो है वो पुरुष की गंध आने लगती है, अगर सीवियर कंडीशन हो तो, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर चिकित्सा बताई है, तो क्या चिकित्सा बताई है, स्नेहन स्वेदन फलवर्ती वातानुलोमक अन्नपान उष्णोदक और बस्ती करने को बोला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट है पुरुष वेग धारण। पुरुष वेग धारण मतलब यह है मल वेग धारण। पुरुष वेग धारण मतलब मल वेग धारण, है ना। तो व्याधि लक्षण देखते हैं। व्याधि लक्षण मतलब क्या, कि पुरुष वेग धारण से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनके लक्षण देखते हैं। तो क्या होता है, पुरुष का वेग अगर धारण किया, अगर ऐसा बार बार धारण हो रहा है तो क्या होता है, पिंडिकोद्वेष्टन। पिंडिकोद्वेष्टन मतलब क्या होता है, पिंडली में ऐंठन। पिंडली मतलब जो काफ रीजन होता है ना। समझो ये आपका पैर है, ठीक है। तो जो ये है ना, तो ये जो है वो आपका पैर है समझो, तो जो ये काफ रीजन होता है, ठीक है, पिंडरी जो होती है काल्फ रीजन, उसको कहते हैं पिंडिकोद्वेष्टन। वहां पे जब आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं तो उसको बोलते हैं पिंडिकोद्वेष्टन, ठीक है। तो ये किस चीज कब देखने को मिलता है, पुरुष वेग धारण में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतिशाय शिरोवेदना। तो जब पुरुष वेग का धारण होता है तो उस वजह से क्या होता है, प्रतिशाय देखने को मिलते हैं, शिरोवेदना होती है, ऊर्ध्व वात की ऊर्ध्व प्रवृत्ति होती है, परिकर्तिका होती है। परिकर्तिका मतलब क्या, काटने समान वेदना, हृदय उपरोध होता है, मुख से पुरुष प्रवृत्ति और आधमान, ये चीजें हमें जो है वो पुरुष वेग धारण में देखने को मिलती है, ठीक है। तो पिंडिकोद्वेष्टन मतलब पिंडली में ऐंठन होती है ना। जो पिंडरियां हैं उनमें हमें ऐंठन या फिर क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। और पुरुष वेग धारण हो गया मतलब अपान वायु का जो कार्य है वो बिगड़ गया, तो वो वापस ऊर्ध्व की तरफ जाएगा, ऊर्ध्व चतुर्गत की तरफ। तो वहां जाने के से क्या होगा, कि वहां पे जाके वो शिरोवेदना उत्पन्न करेगा, है ना। और क्या होगी, कि वही वात की ऊर्ध्व प्रवृत्ति होगी, जो वात वायु है जो शरीर से बाहर जाना चाहिए वो न जाते हुए वायु की ऊर्ध्व प्रवृत्ति होगी। परिकर्तिका होती है, परिकर्तिका मतलब काटने समान वेदना, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप पुरुष वेग धारण जब होता है तो मतलब क्या हो रहा है, कि मल का संग हो रहा है। मल का संग हो रहा है मतलब क्या होता है, मलावस्तंभ में जो मल है वो एकदम कड़क हो जाता है ना।
सॉफ्ट नहीं रहता। तो जब सॉफ्ट नहीं रहता है तो उस वजह से क्या होता है, जो एनल रीजन है वहां पे वो काटने समान वेदना, जो फिशर फिस्टुला वो वाली चीजें होती है ना, तो उसके समान वेदना होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, परिकर्तिका उत्पन्न होती है जब पुरुष वेग धारण होता है, मतलब मल का संग होता है, मलावष्टम्भ हो गया है ना, तो उस वजह से परिकर्तिका देखने को मिलती है। और क्या बताया है, हृदय उपरोध, मतलब हृदय में जकड़ या फिर जैसे जकड़न, ऐसा रोध के समान प्रतीत होता है। और क्या बोला है, मुख से पुरुष प्रवृत्ति होती है और आधमान होता है, मतलब पेट में सारे गैसेस होते हैं, है ना, तो वो आधमान जैसे हमें फील होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है पुरुष वेग के धारण से। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका मॉडर्न व्यू क्या है। तो क्या बताया है, पक्वाशय में शूल होता है तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये चीज जो है ना, पेन जो है वो वात का धारण करोगे, मतलब अधोवात का धारण करोगे करने से, और मलवेग का धारण, दोनों चीजों में हमें पेन दिखाई देखने को मिलता है। तो सेम चीज होती है कि जो एब्डोमेन है उसमें वात या फिर पुरुष जो है वो संचित रह जाता है ना, संचित हो रहा है धीरे धीरे, उस वजह से आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है, मतलब एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स है उन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस वजह से वहां पे पेन होने लगता है। ठीक है, और जो चीज बताई थी पिंडिकोद्वेष्टन, है ना, तो वो चीज बताया है। तो वो पिंडिकोद्वेष्टन क्यों होता है, क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, धीरे 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 फीकल मैटर जो है वो वहीं पे संचित हो रहा है ना, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, पुरुष वेग का धारण हुआ है ना, तो यहाँ यहीं पे सारा जो फीकल मैटर है वो यहीं पे जमा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहीं पे जमा होने की वजह से यहाँ इसमें से जो सोडियम है वो क्या होता है, वापस से सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जो सोडियम है वो क्या होगा, वापस से सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हाइपर नाइट्रेमिया, मतलब जो सोडियम की जो जितनी मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, है ना। उन्होंने क्या, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया था, जो भी नहीं चाहिए ऐसी चीजें हैं जो हमें शरीर से बाहर निकालनी है, वो सारी चीजें इस फीकल मैटर में डाल दी और बोला कि बाहर निकाल दो। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे पुरुष का संग हो गया, है ना, मतलब मलवेग का धारण हो गया, तो यहाँ पे सब फीकल मैटर जो है वो ऐसे ही जमा हो गया, है ना। तो जो इसमें जो सोडियम है, ठीक है, तो ये जो सोडियम है वो क्या करेगा, जो फीकल मैटर में सोडियम था वो वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ गया, वापस हमारे बॉडी में आ गया। तो वो जो बढ़ा हुआ सोडियम है उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर नाइट्रेमिया। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जो सेल्स है वो डिहाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल होता है, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मसल क्रैम्प्स का ही मतलब क्या होता है कि पिंडिकोद्वेष्टन जो विकार, जो लक्षण दिखता है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं और क्या होता है, जो फंक्शनल बॉवेल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो उसका नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, मतलब कभी अच्छे से मल प्रवृत्ति होती है, कभी नहीं होती, कभी वैसे ही कभी इनडाइजेशन होती है ना, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है। तो इसीलिए क्या बोला है कि जो शारीरिक वेग है, पुरुष वेग है, उसका धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं चिकित्सा क्या करनी चाहिए इसमें, किस चीज में चिकित्सा देख रहे हैं, पुरुष वेग धारण में। ठीक है, पुरुष का वेग धारण कितना भी कर लो, अगर हो ही गया है ना, तो अब उसको चिकित्सा क्या करनी चाहिए, पेशेंट जब हमारे पास आता है कि शिरोवेदना है ना, या फिर पिंडिकोद्वेष्टन है, तो हमें उस चीज को रूल आउट करना चाहिए कि जो वेदना वो बता रहा है वो कहीं इस वजह से तो नहीं है कि उसने कभी मलवेग धारण किया था, या फिर उसको मलवेग धारण करने की आदत है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या बोला है, हमें जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तब इस चीज को हमें देखना चाहिए।
बहुत छोटी-छोटी चीजें होती है जिससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो अगर हमें ऐसा दिखाई दिया कि इस व्यक्ति ने मलवेग का धारण किया है, मतलब उसको वो आदत है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसकी आदत होती है कि पढ़ते ही बैठना है, तो क्या होता है कि नहीं नहीं इतना पॉइंट पढ़ने के बाद ही उठूंगा, है ना। या फिर वो अगर लाइब्रेरी में बैठता है तो वहां पे कोई अगर सुविधा अवेलेबल नहीं है, तब वो मल मूत्र या फिर अधोवात वेग का धारण हो सकता है ना। हर बार जानबूझ के ही हो ऐसा नहीं है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है ना। तो अगर किसी पेशेंट में आपको मलवेग धारण की जो हिस्ट्री है वो मिलती है, तो उसको चिकित्सा क्या करनी चाहिए, उस पे क्या करेंगे, तो अधोवात धारण चिकित्सा करेंगे। जो अधोवात धारण में चिकित्सा बताई थी वो ही चिकित्सा हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। दोनों ही चीजें जो है, अधोवात हो या फिर मलवेग हो, दोनों में क्या हो रहा है, अपान वायु का जो काम है वही तो हैम्पर हो रहा है ना। ये मैंने जो पेशेंट है उसके थ्रू भी बताया है, लेकिन ये एग्जाम में भी आता है, इसमें LAQ SAQ दोनों भी चीजें आती है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से या फिर वैसे भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा में क्या बोला है, अधोवातव धारण जन्य चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे क्या किया था हमने, वर्ती का उपयोग किया था, मल अनुलोमक अन्नपान दिया था, है ना। मल अनुलोमक जो अन्नपान होता है, जो मल का निकालने में आसानी दिलाए, मतलब स्टूल को जो है वो सॉफ्ट करे, जैसे कि फाइबर रिच डाइट जो है वो भी कर सकते हैं, है ना। तो जो वो जो चिकित्सा अधोवात धारण में बताई थी, वो चिकित्सा करनी है। तो और क्या करना है, वर्ती का उपयोग करना है, मतलब मेडिसिनल जो है वो एक ऐसी वर्ती बना के एनल रीजन में रखनी है। उससे क्या होगा, मल का वेग आएगा, मल वेग जो है वो प्रवृत्त होगा, उस वजह से जो भी मल अंदर संचित हुआ है वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है, अभ्यंग और अवगाहन करना चाहिए। तो अभ्यंग और अवगाहन करने से क्या होगा, वहां पे जो प्रकुपित वात है उसका शमन होता है, वहां पे जो वात है तो वो रुक्ष गुण हो गया है ना। तो जो स्टूल है वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो गया है ना। तो उस वजह से दिक्कत हो रही है, जैसे परिकर्तिका होती है। तो उस सिचुएशन में अभ्यंग अवगाहन करने से जो है वो स्टूल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए मल का अनुलोमन होने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभ्यंग और अवगाहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए और बस्ती उपक्रम करना चाहिए। तो बस्ती उपक्रम करने से तो जो है वो पूरा पक्वाशय साफ और स्वच्छ हो जाता है ना। जो यहाँ पे अभी संचित जो भी मल है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बस्ती चिकित्सा करेंगे, है ना। तो बस्ती में क्या करते हैं, जो औषधि द्रव्य है वो वहां पे अंदर छोड़ते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, सारा पक्वाशय जो है वो स्वच्छ होकर सारा जो मल है वो बाहर निकल कर आता है, ठीक है। तो इस तरह से पक्वाशय और बाकी के सभी ऑर्गन्स, वैसे तो बस्ती जो है वो किसी एक सिर्फ अभी पक्वाशय पे ही काम करे ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा होता ही नहीं है। जो बस्ती है वो पूरे शरीर के वात का शमन करती है, ठीक है। तो वो उसका वो तो बहुत अलग चीज है, ठीक है। जो अभी फिलहाल के लिए जो हम देख रहे हैं कि उसका वात वेग धारण के उसमें क्या होता है कि जो मल जो संचित है उसको बाहर निकालने के लिए बस्ती चिकित्सा सर्वोत्तम होती है। और मल बाहर निकलने के बाद भी जो अपान वायु का कार्य है वो भी नॉर्मली हो जाता है। तो इसे आगे भी मलवेग का धारण नहीं करना चाहिए, है ना। हम ऐसा पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, मल भेदक आहार का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो मल भेदक जो भी आहार होता है उसका हमें सेवन करना चाहिए। उष्ण शीत स्निग्ध ऐसा आहार हमें सेवन करना चाहिए। उससे क्या होगा, मल का जो है वो भेद होता है, ठीक है। मतलब मल का विसर्जन होने में, निर्गमन होने में लाभदायी होता है, ठीक है। तो ये हो गया अधोवात नहीं, ये हो गया पुरुष वेग धारण, है ना। दो वेग धारण देखा हमने, शारीरिक वेग धारण देख रहे हैं। तो शारीरिक वेग धारण में सबसे पहले कौन सा देखा था, अधोवात वेग धारण, उसकी जो व्याधि के लक्षण होते हैं वो देखा, और उसके बाद हमने चिकित्सा देखी। और दूसरा कौन सा देखा, पुरुष वेग धारण, है ना। पुरुष वेग धारण में भी उसके लक्षण देखे और उसकी चिकित्सा देखी। अब तीसरा जो है वो कौन सा है, मूत्र वेग धारण, ठीक है। तो मूत्र वेग धारण भी जो है वो अपान वायु के कार्य है ना।
जो जो आज हम जो तीनों वेग पढ़ रहे हैं ना, वो तीनों एक्चुअली अपान वायु के ही कार्य है। तो तीनों में थोड़े थोड़े सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलते हैं। कौन से तीनों? अधो, वात, पुरीश और मूत्र, है ना। तो ये तीनों कैसे हैं? इन तीनों में हमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो क्या व्याधि मूत्र वेग के धारण से क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अंग भंग दिखाई देता है, ठीक है। मतलब अंग भंग मतलब अंग में जो है वो भंग हो गया। भंग होना मतलब क्या? कि टूटना। तो शरीर में टूटने समान वेदना होती है। अंग भंग वेदना, ये आपको बहुत बार शब्द सुनने को आता है ना। तो क्या वेदना होती है? शरीर में टूटने के समान वेदना होती है। अंग में भंग के समान वेदना होती है। तो उस वेदना को नाम दिया है अंग भंग। वेदनाओं के अनेक प्रकार होते हैं, है ना। किसी को मारने जैसी वेदना होती है, किसी को सुई चुभोने जैसी वेदना, है ना। तो वो सारी जो वेदनाएं हैं उसमें से एक प्रकार ये भी है अंग भंग। तो इसमें क्या होता है? शरीर में टूटने समान वेदना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अश्मरी होती है। अब देखो मूत्र वेग धारण हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कि मिक्चुरेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है ना। तो ये समझो ब्लैडर है और ये ऐसे यूरेटर जो किडनी की तरफ जा रहे हैं ना। तो क्या होगा? अब अगर देखो साइज में यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ हो गई है, ऊपर जगह नहीं थी इसीलिए थोड़ा जो किडनी है वो छोटा बनाया है और यूरिनरी ब्लैडर है वो जो बड़ा बनाया है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को समझ लेना है कि ये सिर्फ बताने के लिए निकाला है डायग्राम, ठीक है। या फिर आप एग्जाम में भी ऐसा ही कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये समझने के लिए डायग्राम निकाला है। ये है किडनी और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और हमें मिक्चुरेशन अभी इस केस में क्या हो रहा है? मूत्र वेग का धारण हो रहा है। तो यहाँ पे हमने धारण कर दिया इस वेग का, मूत्र वेग का। तो क्या होगा? तो मूत्र वेग के धारण से यहीं पे जो सारा यूरिन है वो क्या होगा? यहीं पे एक्युमुलेट होगा, क्योंकि नीचे तो हम जाने नहीं दे रहे हैं ना। तो क्या होगा? अश्मरी होगी सबसे पहले। तो अश्मरी क्यों होगी? यहाँ जो अश्मरी फिर कहीं भी हो सकती है, मूत्र अश्मरी या फिर किडनी में अश्मरी, है ना। तो ये जो है अश्मरी हर प्रकार की कौन सी भी अश्मरी हो सकती है ना। क्योंकि मूत्र वेग का धारण हो रहा है, धीरे धीरे मूत्र वहीं पे संचित हो रहा है, तो उसका कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो जब कार्य अच्छे से नहीं होगा तो क्या होगा? कि वो या तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर सर्कुलेशन में रीएब्जॉर्ब होगा, या फिर वैसे ही वहीं पे जमा हो जाएगा। तो उस वजह से जो है वो अश्मरी, अश्मरी मतलब क्या? जो स्टोन होते हैं ना वो। तो मूत्राश्मरी हो सकती है, ठीक है। और क्या होता है? बस्ती, मेढ्र तथा वंशन प्रदेश में वेदना होती है। तो देखो अब जो यहाँ पे जो मूत्र है वो संचित है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसके आसपास का जितना भी एरिया है, मतलब बस्ती, मेढ्र, वंशन, है ना, तो वो सारी चीजों में, उन सारे अवयव में हमें वेदना जो है वो पेशेंट में दिखेगी, ठीक है। उस व्यक्ति में क्या होगा? मूत्र जिसने धारण किया है उस व्यक्ति में हमें इस सारे एरिया में जो है वो वेदना देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि मूत्र ऐसे ही संचित है ना। तो वो जो यूरेट ब्लैडर है वो कितनी मात्रा में एक्युमुलेट करेगा, है ना। 400-500 तक कर सकता है। फिर उसके बाद तो उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो भी बहुत स्ट्रेच होगा। तो उस वजह से जो आजू बाजू के जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे कि मेढ्र, वंशन और स्वयं बस्ती में भी जो है वो वेदना उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। ये होता है मूत्र वेग धारण में। और क्या बोला है? अधोवात एवं पुरुष वेग धारण जन्य रोग लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो अपान वायु कॉमन है ना। तो इसीलिए क्या बोला है? अधोवात और पुत्र सॉरी पुरुष वेग धारण जो रोग है वो भी देखने को मिलते हैं। मतलब क्या? कि अपान वायु का कार्य खंडित हो गया तो शिरोवेदना, प्रतिशाय, तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। वो भी रोग उत्पन्न होते हैं। उनके अलावा स्पेशली मूत्र वेग धारण में अलग से क्या दिखाई देता है? तो अंग भंग दिखाई देता है, शरीर में टूटने समान वेदना, और अश्मरी दिखाई देती है, मूत्राश्मरी, स्टोन्स हो जाते हैं किडनी में या फिर ब्लैडर में, है ना।
क्यों? क्योंकि अभी इसको नीचे जाना है, वो जाने ही नहीं दे रहे, तो यहीं पे सेडिमेंट हो के वो क्या होगा, वहीं पे अश्मरी बन जाएगी, है ना? हो सकता है ऐसे, ठीक है? और क्या होगा, बस्ती मेड़ तथा वंशन, ये जो बस्ती है मतलब ब्लैडर है, उस पे प्रेशर की वजह से वेदना होगी। जो बाजू में वंशन, मेढ्र वगैरह है ना, तो वो सारे जो है ऑर्गन्स, उनमें भी वेदना हमें देखने को मिलती है, ठीक है? इसके साथ साथ और क्या होगा, जो अधोवात तथा पुरुष वेग है, हमें उनके भी लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से क्या बताया है, मूत्र वेग धारण जन्य लक्षणों का वर्णन किया है। अब देखते हैं इसमें चिकित्सा क्या बताई है। देखो इसमें चिकित्सा बताई है अवपीड़क घृतपान। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रख लो, ठीक है? अवपीड़क घृतपान, क्योंकि आगे जाके आपको और एक शब्द सुनने को मिलेगा, देखने को। कौन सा शब्द है वो, उत्तर भौतिक घृतपान, ठीक है? ये क्या है, अवपीड़क। तो यह अवपीड़क घृतपान क्या होता है, भोजन से पूर्व एवं भोजन के जीर्ण होने के पश्चात घृतपान करना, वो होता है अवपीड़क घृतपान, ठीक है? तो क्या करते हैं इस चिकित्सा में, कौन सी चिकित्सा करने को बोला है? देखो मूत्रवेग धारण जन्य है, तो उसके लक्षणों में भी हमें जो मल और अधोवात के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे तो वातानुलोमक चिकित्सा भी करनी ही है, लेकिन साथ में इसमें अलग से चिकित्सा जो बताई है, वो स्पेशल चिकित्सा क्या है, अवपीड़क घृतपान बताया है। तो अवपीड़क घृतपान क्या होता है, भोजन से पूर्व तथा भोजन के जीर्ण होने के पश्चात हमें घृतपान करना है, ठीक है? मतलब क्या, कि खाना खाने के पहले, जब खाना अभी समझो 10 बजे खाने वाला है, तो 10 बजे से पहले, है ना, उसको एक बार घृतपान करवाना है। तो ये जो घृतपान, इसकी मात्रा कैसे डिसाइड होती है, वो उस पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग वगैरह वो सारी चीजें अलग है, ठीक है? हमें क्या ध्यान में रखना है कि भोजन से पूर्व, है ना, अभी 10 बजे भोजन करने वाला है, तो उससे पहले घृतपान कराना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो भोजन करेगा, ठीक है? बाद में उसके आहार जीर्ण लक्षण जब दिखाई देंगे, क्या बोला है, भोजन के जीर्ण होने के बाद, है ना, जीर्ण होने के बाद मतलब जब जीर्णाहार लक्षण दिखाई देंगे, तब हमें फिर से घृतपान करवाना है, ठीक है? जीर्णाहार के लक्षण दिखने के बाद, ये चीज आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। तो जीर्णाहार लक्षण कब दिखाई देंगे, हो सकता है कि 12 बजे दिखाई दे, हो सकता है कि 1 बजे दिखाई दे, है ना? ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जस्ट भोजन के पहले लिया है, जस्ट भोजन के बाद लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? भोजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद है क्या, नहीं है। कब लेना है, भोजन के पूर्व लेना है, ठीक है? लेकिन भोजन के पश्चात जस्ट बाद में नहीं लेना है। तो कब लेना है, जीर्ण आहार लक्षण दिखने के बाद। तो जीर्ण आहार लक्षण कौन से है, वेगोत्सर्गो, है ना, उद्गार शुद्धि, वेगोत्सर्गो, वो वाली जो चीजें हैं, वो हमें जो जीर्ण आहार के लक्षण है, वो जब लक्षण दिखेंगे, मतलब उद्गार शुद्धि होगी, उसकी जो डकार है वो शुद्ध आएगी, वेगों का सम्यक रूप से जो उपस्थित होते हैं, जैसे कि मलमूत्र जो है वो सम्यक तरह से उपस्थित होते हैं, तब जो है वो जीर्ण आहार के लक्षण जब उपस्थित होते हैं, और क्या होता है, लघुता आती है ना? तो वो सारी चीजें जब हमें दिखाई देती है, तब हमें फिर से उस पेशेंट को घृतपान करवाना है। तो वो चीज होता है अवपीड़क घृतपान, ठीक है? समझ में आ गया, अवपीड़क घृतपान, अवपीड़क घृतपान और औत्तरभोक्ति घृतपान, ऐसे दो चीजें हमें वेग धारण में देखने को मिलती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्या बोला है, अवपीड़क में भोजन से पूर्व और भोजन के बाद में, भोजन के बाद में अर्थात भोजन के जीर्ण होने के बाद में, जीर्ण आहार लक्षण दिखने के बाद में क्या करना है, उसके पश्चात घृतपान करवाना है, ठीक है? ये होती है चिकित्सा मूत्र वेग धारण अगर हो रहा है तो, ठीक है? उसके अलावा जो मूत्र प्रवृत्त करने वाले आहार विहार है, वो देना चाहिए। वातानुलोमक आहार करना, विहार जो मतलब वातानुलोमक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं कि मॉडर्न में क्या व्यू बताया है। मिक्चुरेशन अगर होल्ड करते हैं, तो होल्डिंग ऑफ अर्ज टू मिक्चुरेट, उससे क्या होगा, उसे दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, मतलब जो ऑर्गन्स है उनके
एनाटॉमी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि रेट्रोग्रेड प्रेशर ऑन किडनी, उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, और पेन इन ब्लैडर एंड पेल्विक रीजन। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम के थ्रू समझा था, है ना, क्या समझा था कि जो है ना, यहाँ पे ऐसे किडनी थे, यहाँ से ये जो यूरेटर है वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, मैंने लास्ट वाले इसमें ऊपर से कुछ कंप्लीट नहीं किया था, तो आप लोग ये मत समझना कि ऊपर से खुला ही रहता है ना, यहाँ का मैंने पिछली बार ड्रॉ नहीं किया था। तो और एक यहाँ से, है ना, तो ये बस समझने के लिए डायग्राम है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ वैसे तो यूरिन को बाहर जाना चाहिए, है ना, तो बाहर नहीं जाने से क्या होगा, उल्टा ये जो किडनी है इस पे उल्टा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये यूरेटर है, ये भी एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो क्या होगा, यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, तो उससे उल्टा किडनी पे प्रेशर बढ़ेगा, तो किडनी पे रेट्रोग्रेड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है, और पेन भी शुरू हो जाता है, ये पूरे ब्लैडर में, पूरे पेल्विक रीजन में हमें पेन देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि अल्टर्ड फिल्टरेशन, जो फंक्शन होता है ना किडनी का, ये ब्लैडर का, तो जो मूत्र बनाने की जो हेतु है ना, मूत्र बनता ही क्यों है शरीर में, यूरिन बनती ही क्यों है, ताकि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल के जाए, है ना, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा अगर ऐसा बहुत देर तक हम वैसे ही अगर अर्ज होल्ड करके रखते हैं, तो क्या होता है कि फिल्टरेशन जो है वो उस प्रोसेस में हमें अल्टरेशन देखने को मिलती है। मतलब क्या, जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए अच्छे से वो अच्छे से नहीं होता है, ज्यादा एक्सेस एल्बुमिन चला जाएगा, या फिर बाहर कुछ चीजें जाएंगे ही नहीं, वापस से बॉडी में रिसर्कुलेट हो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी और सर्कुलेशन में चले जाएंगी, है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें मूत्र वेग के धारण में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 3 शारीरिक अधारणीय वेगों के बारे में डिटेयली देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट जो धारणीय वेग है उनके बारे में देखेंगे, और अधारणीय वेग भी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि रोगानुत्पादनीय अध्याय को उस नाम से क्यों बुलाया जाता है, और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि वेग धारण क्या होता है और वेग उदीरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद धारणीय वेग और अधारणीय वेग क्या होते हैं वो देखा। उसके बाद देखा जो पहले जो शारीरिक धारणीय वेग है, अधोवात वेग और मल मूत्र, ये 3 वेग हमने देखे। और उसके बाद क्या देखा, अवपीड़क घृतपान। ठीक है, वो एक अलग शब्द हमें सुनने को मिला था कि भोजन के पहले और भोजन के जीर्ण होने के पश्चात घृतपान करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे के शारीरिक वेग